पिछले कुछ दिनों से जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है उसकी वजह से बिल्कुल भी दिल नहीं था वीडियो बनाने का। इसी वजह से पिछले 10 दिनों में कोई वीडियो नहीं बनाई। लेकिन आज कोशिश करूँगा कि समराइज़ कर दूँ कि लोगों की यहाँ पर सोच किस तरह की है। यूरोप के अंदर, चेक रिपब्लिक में लोगों की सोच वही होती है जो वेस्टर्न दुनिया की सोच है। ये 99% लोग अपने माली फ़ायदे के लिए, माशी फ़ायदे के लिए जो वेस्टर्न ओपिनियन होती है उसी को फॉलो करते हैं। तो लोग यहाँ पर किस तरह सोचते हैं इस जंग के बारे में, और दो टॉपिक को डिस्कस करते हैं फ़लसफ़े के लिहाज से कि कातिल को कत्ल के लिए जस्टिफिकेशन की ज़रूरत क्यों होती है, उसको अखलाकी तौर पे अच्छा दिखाना क्यों ज़रूरी होता है। और दूसरे नंबर पर डिस्कस करते हैं कि माशरे के अंदर, सोसाइटी में अतात करने वाले को, खुशामदी को, हाँ में हाँ मिलाने वाले को ही क्यों पसंद किया जाता है, उसी को क्यों ओहदा दिया जाता है, रुतबा दिया जाता है, और जो सवाल करता है उसको बागी समझा जाता है। इसको फ़लसफ़े से, मज़हब से और साइंस के लिहाज से समझेंगे। लेकिन पहले लेते हैं लोगों की यहाँ पर अप्रोच किस तरह है। यहाँ पर चेक रिपब्लिक में, यूरोप में 99% लोग एथिस्ट हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है यहाँ पर यहूदियों के रहने के लिए। उनकी यहाँ फैमिलीज़ रहती हैं और एक ताल्लुक़ है जो पिछले 1000-1500 से उनके सालों से उनके साथ है। तो एक बाइसनेस मौजूद है। इसी तरह मेरे साथ भी एक बाइसनेस मौजूद है, क्योंकि मुझे मुसलमानों के साथ मोहब्बत है, मुसलमानों की कामयाबी है, मुसलमानों का जंगों में जीतना है, उनके किसी साइंटिस्ट का कामयाब होना है। ये मेरी एक बाइसनेस है, यानी कि उसके लिए मैं ज़्यादा खुश होता हूँ। इसी तरह जो सोशल मीडिया है उसका एल्गोरिथम है। मेरी बाइसनेस के लिहाज से, मेरे शौक़ के लिहाज से, मैं क्या देखूंगा, मेरी उम्र के लिहाज से, मज़हब के लिहाज से, सोशल मीडिया मुझे वही कंटेंट दिखाता है जिसको मैं ज़्यादा टाइम के लिए देखूंगा, कमेंट करूंगा, शेयर करूंगा। इसलिए वही तमाम चीज़ें मुझे दिखाई जाती हैं। आप कभी ऐसा नहीं होता कि आप जाके इंटरनेट पर सर्च करें सोशल मीडिया पर कि आज मैंने क्या देखना है। 99% आपको बताया जाता है, दिखाया जाता है कि आपने यही देखना है। इसी तरह यहाँ के लोग हैं, यानी एक मुल्क के अंदर मेरे मज़हब के लिहाज से, मेरी मुल्क, मेरी एज के लिहाज से डिफरेंट कंटेंट है जो मैं देखता हूँ। और इसके मुकाबले में मेरा जो दोस्त है जो यहाँ पैदा हुआ है, एथिस्ट है, उसके लिए कंटेंट बहुत मुख्तलिफ है। वो वही कंटेंट देखता है जो वेस्टर्न दुनिया के साथ और जो जुल्म उनके ऊपर हो रहे हैं उन्हीं को दिखाया जाता है। इसी तरह सोशल मीडिया, इसी तरह न्यूज़ चैनल्स है। अब इनकी इस टॉपिक के ऊपर अप्रोच किस तरह है। पहले आपस में जब हम कुलीग्स बैठे होते हैं तो एक चीज़ पे इनको हमेशा बहुत ज़्यादा एतराज़ होता है, वो ये है कि पाकिस्तान और इंडिया एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म के सुपर पावर्स हैं। उनके लिए खुशामदी होना, उनके लिए हाँ में हाँ मिलाना, अतात करना ज़रूरी क्यों है। वो मिसाल दे रहे थे कि आपका प्राइम मिनिस्टर जो है शहबाज शरीफ जाता है ट्रंप के साथ, जो वो कहता है उसमें हाँ में हाँ मिलाता है, जो जिस तरह कहता है और जो उसका बिहेवियर है वो एक प्राइम मिनिस्टर का नहीं है। तो इसमें वो मेरा मजाक कर रहे थे, और ये क्यों ज़रूरी है इसको बाद में फ़लसफ़े से समझते हैं। और इसी तरह मोदी जाता है इज़राइल के अंदर और इज़राइल को कि आपका बहुत बड़ा फ़ायदा है, आप हमारे लिए फादरलैंड है, हम मदरलैंड है, यानी बहुत सारी तारीफ़ें करता है। यानी इतनी इस खुशामद की क्यों ज़रूरत क्यों है। और हमारी एक पूरी जनरेशन है जो समझती आई है कि माशरे के अंदर, सोसाइटी में सर्वाइवल इसी खुशामद से। इसको बाद में डिस्कस करते हैं। पहले आ जाएँ कि इस जंग के बारे में, इज़राइल, ईरान और अमेरिका की जंग के बारे में यहाँ पे लोगों की क्या राय है। लोगों की राय सबसे ज़्यादा मुतासिर होती है जब आप वहाँ के नेटिव लोगों से मिलते हैं। यानी यहाँ पर जो लोग ईरानी हैं, रह रहे हैं, उनकी जो अप्रोच होगी, उनकी जो सोच होगी, हम समझेंगे यही कि उनकी अप्रोच अपने मुल्क से सबसे ज़्यादा करीब है, वही सबसे ज़्यादा जान सकते हैं। इसी तरह मेरे बारे में होगा, इसी तरह यहाँ पे जो लोग यूरोप में रहते हैं उनके बारे में होगा, क्योंकि जो वो रहता है, वहाँ पैदा हुआ है, बड़ा हुआ है, उस सिस्टम को ज़्यादा अच्छा समझ सकता है। तो यहाँ पर जो ईरानी लोग रहते हैं उनकी मेजॉरिटी 90% वो लोग हैं जो अपने मुल्क से मजबूरी के तहत सताए हुए और एक जुल्म के तहत निकाले गए। ये वो लोग थे जो अपने मुल्क के अंदर आज़ादी से ज़िंदगी गुजारना चाह रहे थे। इसके ऊपर मज़हब का इस्तेमाल किया गया, सिस्टम का इस्तेमाल किया गया, जुडिशरी का इस्तेमाल किया गया। यानी मेरे दोस्त हैं 20 सालों में जिनके साथ मैंने यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, बाद में मेरे साथ कुलीग्स हैं और ऑफिस में काम करते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जिनको सिर्फ टी शर्ट पहनने की वजह से जेल में बंद कर दिया गया। घर के बाहर छोटी बच्चियां या बच्चे डांस कर रहे थे, इस वजह से बंद कर दिया। म्यूज़िक की आवाज़ घर से बाहर चली गई तो साथ वाले पड़ोसी ने अपने पड़ोसी को जेल में बंद करा दिया। ये यानी सिस्टम ने इतनी सख्तियां की कि ये लोग जो शायद थोड़ी आज़ादी से ज़िंदगी गुजारना चाहते थे, इसको मुल्क के अंदर रहने की इनके लिए कोई गुंजाइश ना रही। अब पिछले 20 से 30 सालों में ये 1 मिलियन के करीब हैं जो यूरोप में रहते हैं। इसी वजह से जब खुमैनी को शहीद किया गया है तो आपने बहुत बड़ी सेलिब्रेशन देखी होगी और ये लोग बहुत खुश थे कि यहाँ पर हमारी ज़िंदगी में जो जुल्म हुए हैं वो ख़त्म हो गए।
लेकिन जब हालात थोड़े से और ख़राब हुए तो ये लोग भी इस चीज़ से एग्री नहीं करते कि जो सिस्टम के अंदर जो अमेरिका और इज़राइल कर रहा है इससे इत्तेफाक नहीं करते। ये आज़ाद ईरान तो चाहते हैं, लेकिन ये नहीं चाहते कि इज़राइल या अमेरिका अपना कोई सिस्टम, अपना कोई शख्स मुंतखब करके वहाँ पर इलेक्ट करके सेलेक्ट करके वहाँ पर रखे। अब हालात इस तरह हो गए हैं कि ये ख़ुद भी बहुत ज़्यादा अफसरदा हैं कि शायद अब कुछ बेहतरी ना आ सके, हो सकता है सर्वाइवल हो जाए। लेकिन जो मेरा यहाँ के दोस्त हैं, यूरोपियन दोस्त हैं, वो मुझे कहते हैं कि इस हालात के अंदर आप हमसे तो एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि हम बोलें, अपनी बात करें, लेकिन आप जितने चारों तरफ ममालिक हैं, मुसलमान ममालिक हैं, आपने ही मदद नहीं की, आप ही उनके ख़िलाफ़ सारी चीज़ें करते रहे। यानी कि साथ वाला मुल्क है जो अपनी एयर स्पेस देता है जहाँ से इनके B-2 बॉम्बर जाते हैं अंदर, यानी आपको जानबूझ के उस जगह को दिया गया, जानबूझ के, ये आपको पता ही नहीं था। इसी तरह बाकी मुल्क हैं जिन्होंने तमाम तरह के वहाँ पर रडार लगाए हैं, आपके मिसाइल को रोकने की टेक्नोलॉजी लगाई है और आपको हर तरह से उन्होंने स्क्वीज़ करके रखा हुआ है। ये तमाम वो मुल्क हैं जो मुसलमान मुल्क हैं, आपके साथ रहते हैं। यही अगर आपका साथ नहीं दे रहे तो इतना दूर जो हम बैठे हैं हमसे क्यों उम्मीद रखी जा रही है। और ऐसा नहीं है कि ये लोग आपके लिए अच्छी ओपिनियन नहीं रखते। यहाँ पर जब गाज़ा के अंदर चेक रिपब्लिक एक पूरी एजेंसी चलाता है सिर्फ लोगों की मदद करने के लिए, यानी ये वो मुल्क है जो 99% एथिस्ट है और प्रो इज़राइली है। इसके अंदर भी बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं, अपने डॉक्टर्स हैं जो वहाँ जाके मदद कर रहे थे, खिदमत कर रहे थे। इसी तरह इमदाद भी दी जाती है यहाँ से। इसी तरह इटली है, इसी तरह स्पेन है। बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं जो इस मजबूरियों के तहत भी, बावजूद भी यहाँ पर जिस हद तक कर सकते हैं मदद कर रहे होते हैं। ये इसी तरह है कि आज, यानी अगर मैं बोल रहा हूँ तो अपने अल्फाजों का चुनाव बड़े एहतियात से कर रहा हूँ। मुझे पता है कि जिस तरह पहले हुआ चैनल को बंद कर देंगे, और इसी तरह आप लोग हैं कि आपको लगेगा अगर मैं ऐसा कुछ बोलूँगा तो कि मेरी जो सोसाइटी है या अथॉरिटी है वो मेरे ऊपर जुल्म करेगी। और इसी जान और माल के डर की वजह से इंसान बहुत सारी चीज़ों पर बोलता नहीं है और कुछ करता नहीं है। लेकिन लोगों की अप्रोच अभी भी इस लिहाज से बड़ी डिसाइडेड है कि जो इज़राइल ने किया वो गलत था। और चाहे पॉलिटिशियंस या मीडिया या दुनिया जो कह रही हो, लेकिन लोगों की अप्रोच यही है कि जो तरीका अपनाया गया वो गलत था। और क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग है, उनकी एक मोनोपोली है और हम शायद कुछ कर ना सकें, लेकिन इसको माना जाता है गलत क्योंकि ईरान यूरोप के लिए भी एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। बहुत सारे लोग यहाँ से ईरान घूमने के लिए जाते हैं। जो जैसा भी अपने लोगों के साथ, लोकल के साथ करते हैं, टूरिस्ट के साथ हमेशा बड़ा अच्छा रवैया रखा है। और वो बहुत बड़ा मुल्क है जिसके अंदर घूमने की और हिस्टोरिकली बहुत सारी जगहें हैं। तो यहाँ पर लोग बहुत सारे जाते थे और उससे बहुत ज़्यादा मुतासिर थे ईरान के हालात से, ईरान की ज़िंदगी से। अच्छा, बात हैं कि कातिल को लॉजिक की या जस्टिफिकेशन की ज़रूरत की होती है। यानी कि ये इसलिए मारा गया क्योंकि ये डिज़र्व करता था, मैंने इंसाफ किया है, और या मुझे मजबूर किया गया है, या ये मैंने किया है क्योंकि मैंने अपने आप को दिफा में था, मैं अपने आप को बचाना चाह रहा था। इसकी एक बड़ी मशहूर सी थ्योरी है, फ़िलासफ़िकल थ्योरी, वो है अल्बर्ट बंडूरास की। वो कहता है कि किसी भी कत्ल से पहले, किसी भी जंग से पहले आपको मॉरल डिसएंगेजमेंट करनी पड़ती है, यानी अपने आप को मॉरली ज़ीरो करना पड़ता है। ये 3 चीज़ों से होती है। सबसे पहले नंबर पे है कि आपने विक्टिम ब्लेमिंग करनी है, यानी कि जो दूसरा शख्स है तुम्हारा ही कसूर है, तुमने ही गलत किया है। आपने अपना मीडिया का इस्तेमाल करना है, बातों का, कम्युनिकेशन का, और ये चीज़ साबित करने की कोशिश करनी है कि यही गलत था। दूसरे नंबर पर है, जो आपको बड़ा अजीब सा लगेगा, वो है डीह्यूमनाइजेशन, यानी कि लोगों को बताना शुरू करना है कि ये इंसान नहीं है, ये जो काम हो रहा है ये इंसान नहीं करते, और इनके साथ अगर जुल्म किया जाएगा तो इसको इंसान समझा ही नहीं जाए। ये इसी तरह है, जब दुनिया के अंदर गोश्त की पैदावार बढ़ाई गई तो जो पोर्क है, ये पिग होता है, इसकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा की गई, और इसकी इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन की गई कि लोगों ने एतराज़ करना शुरू किया कि आप पैदा हो रहे हैं, बच्चे होते हैं, छोटे से पिंजरे में रखा हुआ है। तो उसकी एक पूरी किताब है जिसके अंदर लिखा गया है कि हमने इस पिग को भी जानवर नहीं समझना, यानी कि जो जानवर के राइट्स हैं वो भी नहीं देने। इसी वजह से आज जब दुनिया के अंदर प्रोडक्शन की जाती है तो जो मर्जी जुल्म उनके बच्चों पे होता है, उस पर कोई एहसास नहीं किया जाता। ये आपको सिर्फ बता रहा था कि किसी भी जुल्म से पहले, कत्ल से पहले उसकी जस्टिफिकेशन बनाई जाती है, उसके बगैर गुजारा नहीं है। अच्छा, तीसरे नंबर पे क्या आती है? एक तो डीह्यूमनाइजेशन है, दूसरे नंबर पे है कि आप इंसान ना समझे, तीसरे नंबर पे है उसकी जस्टिफिकेशन। आपने रीज़न देना है कि ये डिज़र्व कर रहा है किसी ना किसी तरीके से, इसके साथ ये जुल्म होना चाहिए।
मैं जो कर रहा हूँ वो इंसाफ है, इसने जो किया था वो नाइंसाफ़ी थी और मुझे ये करने पे मजबूर कर रहा है। यानी मैं करना नहीं चाहता था, मैं अच्छा इंसान हूँ, लेकिन मुझे मजबूर कर रहा है और जो मैं कर रहा हूँ मैं अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, नहीं करूँगा तो ये मुझे मार देगा। अच्छा, किसी भी मुजरिम को ये काम करने के लिए भी साइकोलॉजिकल तौर पर सरवाइव करने के लिए जस्टिफिकेशन चाहिए। यानी वो हो सकता है कि इस अमल को कर ले, इसके लिए बहुत सारी रीज़निंग दे दे, लेकिन जब तक वो अपने जहन को मना नहीं लेगा कि ये अमल करना ज़रूरी था, रात को वो भी नहीं सो पाएगा। यानी कि ये पीस ऑफ माइंड दिमाग को उसी टाइम मिलता है जब आप उसको जस्टिफिकेशन दें। और आप हैरान होंगे कि ये जस्टिफिकेशन देने के लिए इंसान का दिमाग बहुत तेज़ है। यानी नेगेटिव जस्टिफिकेशन के लिए वो हमेशा तरीके ढूंढेगा। जिस तरह अगर ये पेन है, ये मुझे ऑफिस के काम के लिए मिला है, इसको अगर मैं अब घर लेके जाना चाहता हूँ तो मेरी पहली जो थॉट होगा वो यही होगा, ख्याल यही होगा कि ये ऑफिस के काम के लिए, मेरे घर के लिए नहीं है। अब मेरा जहन मुझे जस्टिफिकेशन देगा कि बहुत सारी दफ़ा मैं घर पे भी अपने रिसोर्सेज इस्तेमाल करता हूँ ऑफिस के काम के लिए, अगर मैं उनकी ये चीज़ ले जाऊँगा तो इसमें कोई बुराई नहीं है। यानी कि जहन इस काम के लिए बहुत तेज़ है कि एक ब्लैक एंड वाइट के अंदर एक ग्रे एरिया बना ले। ये ग्रे एरिया ये होता है कि जिसके अंदर आप डामाडोल हो जाए, आपको लगे कि हाँ यार इसकी गुंजाइश मौजूद है और ये मैं कर सकता हूँ। तो पहले तो ये कि कातिल को लॉजिक की जस्टिफिकेशन की ज़रूरत होती है अपने किसी भी तरह के कत्ल के लिए और अपने दिमाग के सर्वाइवल के लिए, और उसे अखलाकी तौर पे अच्छा दिखाना ज़रूरी होता है। अब दूसरे टॉपिक पे आते हैं, वो है कि माशरे के अंदर जो खुशामदी है, जो अतात करने वाला है, हाँ में हाँ मिलाने वाला है, उसी को क्यों इज़्ज़त और ओहदा और रुतबा मिलता है, इसके मुकाबले में सवाल करने वाला बागी क्यों है। इसको समझते हैं फ़लसफ़े से। फ़लसफ़े के अंदर जो सवाल है वो इल्म के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए नहीं है, बल्कि वो इक़्तिदार की बुनियाद के बारे में पूछता है कि ये कानून इस तरह क्यों है, ये रवायात इस तरह क्यों है, मुझे ये हक़ क्यों नहीं मिला, ये सच इस तरह क्यों है। यानी इल्म मेरे पास पहले से मौजूद है, मैं जानता हूँ इसके बारे में, मैं आपके इख्तियार को चैलेंज कर रहा हूँ, आपकी अथॉरिटी को चैलेंज कर रहा हूँ। इसीलिए सवाल करने वाले को फ़लसफ़े के अंदर बागी समझा जाता है और जो अतात करने वाला है वही माशरती निज़ाम को चलाता है। क्योंकि फ़लसफ़े के अंदर जो भी प्रेडिक्टेबिलिटी है, यानी कि जो भी नज़्म ज़ब्त है, जो भी इसकी पेशगोई है कि इसका निज़ाम इसी तरह चलेगा, फ़लसफ़े के अंदर जो ऑर्डर होता है, जो निज़ाम होता है, उसकी इम्पोर्टेंस हमेशा ज़्यादा रखी गई बनिस्बत के सच क्या है। यानी जितने भी फ़िलासफ़र हैं इसी चीज़ को समझाते रहे कि क्यों अतात ज़रूरी थी लोगों के लिए, सिस्टम चलाने के लिए, यहाँ तक कि लोग जानते थे कि सच क्या है। इसमें जो सकरात है जो सबसे मशहूर है इसके अंदर, वो कह रहा है कि इक़्तिदार को ख़तरा ना तशद्दुद से है, ना जुल्म से है, ना ज़्यादती से, उसको ख़तरा सवाल से है। इसकी मिसाल इसी तरह है कि आज जंग के अंदर अगर मैं सवाल पूछता हूँ क्या इज़राइल के पास मॉरल ग्राउंड था जंग करने का, उनके पास तमाम तरह की अथॉरिटी है, पावर है, किसी को भी कंट्रोल कर सकते हैं, गवर्नर्स की उनके पास तमाम एबिलिटीज़ मौजूद हैं। लेकिन ये सवाल मेरे साथ हो सकता है कि 100-200 और बंदों को भी मिला लें और वो पूछें कि ये क्या वाकई तुम्हारे पास मॉरल ग्राउंड था। यानी सवाल जो है एक निज़ाम को बदल सकती है, जितनी भी गवर्नेंस है, अथॉरिटी है, उससे भी ज़्यादा हावी हो सकती है। आपका एक सवाल इंसान को, एक माशरे को, आपको सोसाइटी के अंदर आपको यकीन दिलाता है कि लोग अथॉरिटी के अंदर उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो आंसरेबल है, उनको जवाबदेह हैं किसी चीज़ का अगर वो कर रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर सोसाइटी के अंदर जो अथॉरिटी होती है वो समझता है कि मैं एक डिवाइन पावर हूँ, मैं जो भी करूँगा, मैं सवाल मुझसे नहीं पूछा जाएगा। इसी वजह से फ़लसफ़े के अंदर जिन लोगों ने भी सवाल पूछा उसे बागी समझा गया। इसी को बाद में अफलातून ने एग्ज़ाम्पल में समझाया, बहुत कम टाइम में समराइज़ कर रहा हूँ। उसकी एक बड़ी मशहूर बुक है जिसके अंदर एक गार का ज़िक्र किया गया। उस गार के अंदर प्री हिस्टोरिक टाइम के अंदर लोग रह रहे हैं, अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और गार से बाहर कभी नहीं गुजर रहे। उस गार के अंदर उनको परिंदों के अक्स दिखाए जाते हैं, दरख्तों के अक्स दिखाए जाते हैं और इसी ज़िंदगी के अंदर वो मान लेते हैं कि यही वो तमाम हकीकी चीज़ें हैं जो हमें अक्स में दिख रही हैं। उसी में उनका खुदा है, उसमें उनकी ज़िंदगी है और उनकी सर्वाइवल है। उसमें से एक शख्स भाग के बाहर चला जाता है गार से बाहर, वो देखता है कि ना दरख्त वैसा है, ना परिंदे वैसे हैं, और वो आके लोगों को बताता है कि बाहर दरख्त ऐसे नहीं है, परिंदे ऐसे नहीं हैं, और तुम जिस चीज़ की पूजा कर रहे हो, जिस चीज़ को मान रहे हो, वो हकीकी नहीं है। लेकिन वो तमाम लोग जानते हुए भी कि उसकी बात सच्ची हो सकती है, बज़िद हो जाते हैं कि हम झूठ के साथ हमारी एक माशरती निज़ाम चल रहा है, हमारा सर्वाइवल चल रहा है, और उस पर यकीन नहीं करते कि वो क्या कह रहा है। इसी को बाद में हॉबिस एक बड़ा मशहूर फ़िलासफ़र है, वो कहता है कि अतात जो है वो
बहुत ज़रूरी है एक माशरती निज़ाम के लिए। और लोग जो कहते हैं कि हमें आज़ादी चाहिए, वो असल में रियासत से एक बाउंड्री मांग रहे होते हैं जिसमें उनको हिफाजत मिले। यानी एक स्कूल है, एक घर है, एक ऑफिस है और एक माशरती एक दुनिया का निज़ाम है जिसके अंदर हम अतात देते हैं। हम कहते हैं कि हम आपकी अतात करेंगे, हॉबिस की फ़िलासफ़ी के मुताबिक हम आपकी हर तरह की बात मानेंगे, सच्ची है या झूठी है। हमें हिफाजत चाहिए जिसके अंदर हम हमारी फैमिली आराम से एक ज़िंदगी गुजार सकें। और इसी अतात को वो ज़्यादा ज़रूरी समझते हैं अपनी सर्वाइवल के लिए बानिस्बत के सच क्या है। यानी उनके लिए जो आज़ादी है वो एक छोटे पिंजरे से बड़े पिंजरे में जाना है। यानी जो दिमाग की आज़ादी है वो कभी चाह ही नहीं रहे होते। इसी को बाद में कांट जो है बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता है कि जो बागी है वो असल में बालिग जहन है। कांट जो है न्यू मॉडर्न दुनिया के अंदर बड़ा पढ़ा जाने वाला फ़िलासफ़र है। वो कहता है जो अंधी अतात है, जो ओबीडियंस है, ब्लाइंड ओबीडियंस, वो सिर्फ बेअकली कर सकता है। जिसके पास भी शऊर अकल है वो सवाल पूछता है और माशरा उसको सवाल पूछने पे बागी डिक्लेयर करता है। जिसको नीशी, एक और फ़िलासफ़र है, वो एक्सप्लेन करता है कि माशरा सवाल पूछने वाले को किस तरह बताता है कि तुम बागी बने हो। पहले नंबर पे माशरा उसकी नीयत पर हमला करता है। आप पॉलिटिकल पार्टी से हैं, आप कहते हैं कि इमरान खान को जेल में क्यों डाला, इसका मतलब है कि आप इसकी पार्टी से, यानी आपकी नीयत पे हमला किया जाता है। आप पूछते हैं कि नवाज़ शरीफ को 2/3 मेजॉरिटी के बाद क्यों निकाला गया, तो लोग कहते हैं अच्छा आपका ताल्लुक जो है इस पार्टी से होगा। यानी कि आपकी नीयत पे हमला करते हैं, आपकी एफिलिएशन शो करते हैं। यानी कि इसमें बात हक़ की नहीं हो रही, दलाइल की नहीं हो रही, इसमें बात हो रही है कि आपकी नीयत पर हमला करते हैं। इसी तरह घर के अंदर अगर आप कहते हैं कि बाप ने ज़्यादा हिस्सा किसी और को क्यों दिया है या अपनी बहनों का हिस्सा क्यों खाया है, अगर आप ये बात करते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी नीयत में खोट है। आप चाहते ही नहीं है कि हम तरक्की करें, हमारा निज़ाम अच्छा चले। दुनिया में भी ऐसी होता है, क्लास में, स्कूल में भी ऐसी होता है। जो सवाल पूछता है उसकी नीयत पे खोट होता है कि आप चाहते हैं कि टीचर की इज़्ज़त कम हो, एक मजहबी स्कॉलर उसकी इज़्ज़त कम हो, इसी वजह से आप सवाल पूछ रहे हैं। इसके बाद आपकी इज़्ज़त पे हमला किया जाता है। दूसरे नंबर पर है नीशी की फ़िलासफ़ी के मुताबिक कहा जाता है कि आपका करैक्टर ही सही नहीं है, आपने बहुत सारी शादियाँ की हैं, आप चोरी करते हैं, आपने और बहुत सारे आपकी वो चीज़ें गिनवाई जाएंगी, आपकी इज़्ज़त पे हमला किया जाएगा ताकि लोग आपकी रेपुटेशन पे डाउट में आ जाए, सच्ची हैं या नहीं है। लेकिन दूसरे नंबर पर आपकी इज़्ज़त पे हमला किया जाता है। तीसरे नंबर पर आपको तनहा किया जाएगा। इसमें अगर आप मुल्क में हैं तो आपका मुल्क अलग कर देंगे, आपकी ट्रेड बंद कर देंगे। आप घर के अंदर हैं तो आपको घर वाले कह देंगे कि इस भाई के साथ, इस बहन के साथ बात नहीं करनी। अगर आप किसी घर शादी हैं, बहू हैं, आपको कह देंगे आपका सोशल बायकॉट है, आपके साथ कोई बात नहीं करेगा। इसी तरह अगर आप क्लास में हैं तो आपको क्लास में कोने में बिठा देंगे कि इससे कोई बात नहीं करेगा। यानी आपको तनहा किया जाएगा नीशी की फ़िलासफ़ी के मुताबिक। और आखिरी जो है वो है खामोश करना। हर कोई अपनी अथॉरिटी के मुताबिक आपको चुप कराएगा। क्लास के अंदर प्रिंसिपल से, आपके माँ बाप से बात कराएंगे ताकि आप सवाल ना कर सकें, बोल ना सकें। घर के अंदर हो सकता है कि जो बीवी के ख़ानदान वाले हैं उनको बुला के बताएंगे कि आपकी जो ये औरत है इस तरह है, ताकि आप कम से कम बोलें, आप खामोश हो सकें। अगर एक मुल्क के अंदर हैं तो आप करेंगे कि अपनी अथॉरिटी के मुताबिक उस पर हमला कर दें, उसको चुप करा दें और उसके ऊपर ऐसी सैंक्शंस लगा दें कि वो बोल ना सके। यानी इस फ़िलासफ़ी के मुताबिक इन 4 तरीक़ों से आपके सवाल को ख़त्म करने की या आपकी जो काबिलियत है, एबिलिटी है, उसको ख़त्म करने की कोशिश की जाएगी फ़िलासफ़ी के मुताबिक। यानी माशरा जो है वो अतात को इसलिए पसंद करता है क्योंकि उससे एक सर्वाइवल है, उससे एक निज़ाम चलता है। लेकिन जो झूठ है, जानते हुए भी लोग उसको दरगुज़र कर देते हैं क्योंकि उनका सर्वाइवल और उनका सिस्टम, उनकी ज़िंदगी बेहतर चल रही है। अगर वो झूठ को मान लें तो उनकी ज़िंदगी में जो तब्दीली है उसके लिए वो कभी तैयार ही नहीं है। अब चलते हैं हम साइंस की तरफ। साइंस कहती है कि दिमाग चलता ही सिर्फ सर्वाइवल मोड में है। उसके लिए ज़रूरी यही है कि आप ज़िंदा रहें और आप सर्वाइव करते रहें, आप एग्जिस्ट करें। यानी उसके लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि सच क्या है, झूठ क्या है, ये क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। उसके लिए ज़रूरी जो है आपकी हिफाजत है और उसकी डिसीजन इसी की बेस पर होती हैं। यानी आप घर के अंदर, ऑफिस के अंदर, आप किसी मुल्क के अंदर, आप हाँ में हाँ मिलाते हैं, आप अतात करते हैं, आप फर्माबरदारी करते हैं क्योंकि आपको पता है कि अतात में आपकी हिफाजत है और आपका सर्वाइवल है। ऐसा कभी भी नहीं हुआ, प्री हिस्टोरिक टाइम से उठा लेंगे, गारों के अंदर थे, बाद में दुनिया के अंदर छोटी छोटी रियासतें बनती रही, तमाम के अंदर, घरों के अंदर यही असूल रहा कि अगर आप हाँ में हाँ मिलाएंगे तो आप बच जाएंगे। यानी हाँ में हाँ मिलाने वाले के बचने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं।
इसके मुकाबले में वो शख्स जो सवाल पूछता है, क्रिटिकल थिंकिंग करता है, सबसे पहले उसी को मार दिया जाता है। यानी कि ये इन्फॉर्मेशन जनरेशन बाय जनरेशन दिमाग के पास मौजूद है। दिमाग के अंदर एक एरिया होता है जिसे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं। ये वो एरिया है जो क्रिटिकल थिंकिंग करता है, जो आपको बताता है कि डिसीजन कैसे लेनी है और ये सबूत ला कर दिए जाएँ या इखलाकी ज़िम्मेदारी क्या है। लेकिन जब इंसान का दिमाग ख़तरे में होता है तो वो अपने क्रिटिकल थिंकिंग को, इस एरिए को पीछे ले जाता है, इसको बिल्कुल भूल जाता है। उसके लिए अब हिफाजत और सर्वाइवल ज़्यादा ज़रूरी होता है। वो कहता है कि जिस अतात में उसका सर्वाइवल हो जाएगा और उसी में उसको मज़ा आने लगता है। यानी अतात के अंदर इतना मज़ा क्यों है? क्योंकि कबूलियत जो है किसी भी ग्रुप में, सोसाइटी में, वो आपकी हिफाजत है। और अगर आपको तन्हा कर दिया गया है, घर के अंदर है, एक बच्चे को अलग कर दिया है कि तुम घर पे नहीं रहोगे, स्कूल में तुम स्कूल में नहीं पढ़ोगे, तुम बहू हो तो तुम्हें डाइवोर्स दे देंगे, तुम्हें निकाल दिया जाएगा। इसी तरह तुम्हारा मुल्क अलग कर दिया जाएगा, तुम्हारे ऊपर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाएंगी। ये वो तमाम तन्हाइयाँ हैं जिससे दिमाग डरता है और जिससे बचने के लिए हमेशा खुशामद करेगा, जिससे उसकी कोशिश होगी कि मैं अतात करता रहूँ और मैं किसी अथॉरिटी को मानता रहूँ। अब अथॉरिटी क्या होती है? यानी अथॉरिटी की जो रीज़न्स हैं, यानी कि वजह हैं, आप किसी को अथॉरिटी मानते हैं उम्र की वजह से या उसके पैसे की वजह से, उसके रुतबे की वजह से या उसके ओहदे की वजह से। ये 3-4 चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप मान लेते हैं कि ये शख्स अथॉरिटी है। अब इस अथॉरिटी ने आपको जो कहना है उसके लिए हो सकता है वो सच कहे या झूठ कहे, आप उस अथॉरिटी को मानेंगे क्योंकि आप उसके साथ अतात करने में खुशी महसूस करते हैं। इसी तरह मजहबी रहनुमा है, यानी अतात आप इल्म की वजह से कर रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि इसके पास आपसे ज़्यादा इल्म है। अब वो सच कहे या झूठ कहे, लेकिन आप एक अथॉरिटी को मान चुके हैं। अब आपकी क्रिटिकल थिंकिंग काम नहीं करती। इसमें एक बहुत बड़ा मशहूर एक्सपेरिमेंट है, मिलग्राम एक्सपेरिमेंट। 1961 में पहली दफ़ा किया गया, बाद में दोबारा किया गया 2009 में इसके अपडेट करके। इसके अंदर आम लोगों को जो किसी के साथ जुल्म नहीं करना चाहते, नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, उनको एक बटन दिया गया कि वो हमारे पेशेंट्स के ऊपर, हमारे एक सब्जेक्टिव एनालिसिस के ऊपर आप टेस्टिंग कर सकते हैं और बटन दबाएंगे तो उसको इलेक्ट्रिक स्पार्क मिलेगा। और इस शख्स से वो कुछ सवाल पूछ रहे हैं, अगर वो कहते हैं कि सवाल का जवाब गलत हो तो आप बटन दबाएं ताकि इसको स्पार्क मिले। ये नॉर्मल लोग जो शायद नॉर्मल दुनिया में कभी भी नुकसान ना पहुंचाते, लेकिन एक अथॉरिटी वाली फिगर, एक रिसर्चर, एक साइंटिस्ट अच्छे कपड़ों में आता है, कोट पैंट पहनी हुई है, और वो कहता है कि एक्सपेरिमेंट से दुनिया को फ़ायदा है। आप लोग जो नॉर्मल लोग हैं वो तैयार हुए थे एक्सपेरिमेंट के लिए, ये जुल्म करने के लिए जो शायद हम नॉर्मल हालात में नहीं करते। इसी तरह एक और एक्सपेरिमेंट है जिसे बिग मैन एक्सपेरिमेंट या बिग मैन यूनिफॉर्म स्टडी कहा जाता है। इसके अंदर उसने बहुत सारे लोगों को कहा कुछ काम करने के लिए डिफरेंट कपड़ों में। यानी एक के अंदर वो कहता है कि आप ये ज़मीन पे सिक्का पड़ा है इसको उठाएं, गंदे कपड़ों में है, वो अच्छे कपड़ों में है, वो साइंटिस्ट के कपड़ों में है, वो पुलिस के कपड़ों में है। वो देखता है कि जो भी अथॉरिटी वाली फिगर है, जिसमें पॉलिटिशियन है या पुलिसमैन है, लोगों ने वो तमाम काम भी किए जो शायद नॉर्मल हालात में ना करते, और पूछते कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन जब किसी अथॉरिटी वाली फिगर ने कहा तो वो बगैर सोचे समझे वो काम करने लग जाते हैं। तो इंसान की मॉरल वैल्यूज़ ख़त्म हो जाती हैं जब वो एक अथॉरिटी की अतात करने लग जाता है। उसे लगता है कि ये अथॉरिटी है, इसकी मैं अतात करूँगा क्योंकि इसमें मेरी हिफाजत है। तो वो अपने दिमाग को ये मना लेता है कि जो वो कह रहा है वो सच है, और क्योंकि हो सकता है कि वो झूठ भी हो, लेकिन झूठ उसकी सर्वाइवल का रिस्क है, इसकी वजह से वो झूठ को कोशिश करता है जहाँ तक हो सके ना माने, या दिमाग उसको डिफरेंट रीजंस देता रहे कि झूठ को किसी तरह साइड पर ले जाए या इस तरह गुम कर दे कि मैं इसकी अतात और अपनी सर्वाइवल बाकी रखूँ। अब आखिर में आते हैं मज़हब के ऊपर। अभी तक हमने पढ़ा है कि जो साइंस है वो बताती है कि काम कैसे करता है, अतात क्यों की जाती है, और इसके लिए ओहदा, आपका मर्तबा, आपका इल्म, आपका पैसा क्यों ज़रूरी है दिमाग के सर्वाइवल के लिए। और साइंस कह रही है कि इंसान का दिमाग बना ही अतात करने के लिए है और उसको सिर्फ अथॉरिटी चाहिए। कोई भी अथॉरिटी जो इसको हिफाजत दे सके, ये इसकी अतात में लग जाता है। ये दिमाग है जिसको बनाया है इसी तरह के। और आपकी क्रिटिकल थिंकिंग तब तक नहीं चल सकती जब तक आपको सेफ्टी ना मिले। जब आपके पास सेफ्टी होती है उसके बाद इंसान की क्रिटिकल थिंकिंग काम करती है। दूसरे नंबर पे फ़िलासफ़ी वाले कह रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है, जो अंधी अतात है उसकी लिमिट क्या है, उसका स्टैंडर्ड क्या है, कहाँ पर समझ आता है कि ये अतात यहाँ तक की जा सकती है, सच का होना ज़रूरी है या नहीं है। जब अतात की जा रही है तो सवाल कहाँ तक किए जा सकते हैं। और जो मज़हब है वो बताता है कि इंसान को इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए।
यानी उसकी अखलाकी ज़िम्मेदारी क्या है। यानी जितने भी मज़ाहिब हैं अगर मैं उनको समराइज़ कर लूँ तो वो सारे यही कहते हैं कि जो इंसाफ और हक़ है वो ज़्यादा अहम है अतात से, यानी किसी का हक़ ना मारा जाए और किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना की जाए। और जो डिवाइन अथॉरिटी है वो अल्लाह ताला की ज़ात है और मखलूक की अतात की जा सकती है अगर वो खालिक की नाफरमानी ना कर रहा हो। इसी के साथ तमाम रिलीजन को एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। अच्छा, सवाल इल्म का ज़रिया है, यानी ये तमाम मज़ाहिब भी मानते हैं कि इससे आपके इल्म में इजाफ़ा होगा। अगर आप सवाल पूछेंगे, तफसीर होगी, उसके बारे में बात होगी। लेकिन क्या इजाज़त दी गई है बहुत सारे इल्मी और मजहबी स्कॉलर की तरफ से? तो ये इस वजह से नहीं है कि आपको मज़हब ने इजाज़त नहीं दी। मज़हब आपको बड़ी खुली इजाज़त देता है सवाल करने की, बड़े मुश्किल सवाल करने की। जितने भी मज़ाहिब उठा लें, यहाँ तक कि अल्लाह ताला से भी सवाल किए गए। अगर आप यहूदियों की किताबों से लें, यानी एक वाक़या जैसे कौम लूत का वाक़या, ये ईसाई भी लिखते हैं, यहूदी भी लिखते हैं और इस्लाम में भी मौजूद है। इसको सदूम कहते हैं यहूदियों के अंदर इस कौम को। उसके अंदर जो वाक़या हज़रत इब्राहिम का, वो बहुत लंबा वाक़या है जिसके अंदर डिफ़ाइन किया गया है कि हज़रत अल्लाह ताला ने कहा कि कौम लूत या सदूम के ऊपर जो है वो अज़ाब आएगा क्योंकि इन्होंने मेरी नाफरमानी की है। तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पूछ रहे हैं कि अगर उस कौम के अंदर अच्छे लोग भी होंगे, इबादत करने वाले लोग भी हैं, फिर भी आएगा? उन्होंने कहा हाँ, अगर होंगे तो मैं अज़ाब को टाल दूंगा। ये इस तरह पूरा वाक़या है जिसके अंदर उनका अच्छा 50 बंदे होंगे तो भी आएगा। उनका नहीं, अगर 50 होंगे तो अज़ाब नहीं आएगा। 45 होंगे, 35 होंगे, 30 होंगे, होते होते आखिर में 10 बंदे तक बात आ जाती है और आखिर में अज़ाब आता है जब जो इबादत करने वाले अच्छे लोग जो हैं वो 10 लोग से भी कम थे उस कौम के अंदर। तो इसका मतलब है कि जो सवाल का हक़ है वो तो तमाम तरह के मज़ाहिब में दिया गया है पूछने का, लेकिन क्यों आपको नहीं दिया जाता? क्योंकि बहुत सारे जो उलमा हैं, स्कॉलर हैं, उनको शायद डर है कि लोग उनकी शायद बेइज़्ज़ती कर रहे होंगे या उनका जो नॉलेज है वो लिमिटेड है, इस बारे में मुकम्मल है नहीं, और ऐसा ना हो कि उनकी जो दुनिया के अंदर एक इज़्ज़त बनी है वो कम हो जाए। इसी डर में, इसी खौफ में लोग आपको सवाल का हक़ नहीं देते। स्कूल वाले भी नहीं देंगे आपको, घर वाले भी नहीं देंगे, मज़हब वाले भी नहीं देंगे। लेकिन ऐसा शख्स जो अपने EQ में, इमोशनल इंटेलिजेंस में और IQ में अच्छा है, तो आप उससे मुश्किल तरीन सवाल भी पूछ सकते हैं। आप देखेंगे कि जो ऐसे लोग जितने भी मज़हब में आए हैं उनसे जो सवाल पूछे गए हैं, आप जवाब तो छोड़ें, यानी खाली सवाल अगर आप देख लें तो आप हैरान रह जाएंगे कि कैसे कोई शख्स ऐसा सवाल भी पूछ सकता है। इसका मतलब है कि सवाल की इजाज़त है, लेकिन ये इजाज़त आपसे वापस ले ली गई क्योंकि लोग डरते थे, मजहबी लोग डरते थे। और इसी वजह से फिर आपको पहले फ़िलासफ़ी वाले सेक्शन में आपको बताया था कि किस तरह आपको बताया गया कि आप इस फ़िक़े से नहीं है, आपकी नीयत पर, आपकी इज़्ज़त पर हमला किया जाएगा, क्योंकि उन्हें डर है कि शायद आप हमें, हमारी अथॉरिटी को चैलेंज कर रहे हैं। अच्छा, असल सवाल ये नहीं है कि अतात किसकी की जाए, असल सवाल ये है कि किसकी अतात की इजाज़त है और किस हद तक इजाज़त है, और क्या इस अतात में किसी का इंसाफ और हक़ तो नहीं मारा जा रहा। इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करता हूँ। और पहले से तैयार नहीं थी वीडियो, तो पहले से माजरत के इसके अंदर जो जुमले हैं वो उस रवानी से एक साथ नहीं आए और मैं साथ साथ सोच रहा था और बोल रहा था, और आपकी पुरज़ोर फरमाइश पर ये वीडियो बनाई गई, वरना मेरा नहीं ख्याल कि इस रमज़ान में और इस मौके पर शायद मैं ये वीडियो बनाता। जिस तरह जियो पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है, तो उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला कामयाबी दे हमारे अज़ीज़ मुसलमान मुल्क की, और इसी तरह हमें समझने की और सलाहियत दे कि हम मज़हब को, मॉडर्न साइंस को, फ़िलासफ़ी को समझ सकें और अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकें, इस दुनिया को बेहतर कर सकें। बहुत शुक्रिया।